गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बुलर। और बढ़िया बच्चे। गुड मॉर्निंग सक्षम। गुड मॉर्निंग तेजस्वी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बच्चों, हुनर एग्जाम दिया था केमिस्ट्री का? यस मैम, दिया था मैम। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिजल्ट आ गया एग्जाम का? रिजल्ट होना बस आ जाएगा विद इन 2-3 डेज। ठीक है, आज फ्राइडे हो गया, टिल मंडे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। बेसिकली बच्चों को बहुत टफ लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है आई थिंक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम पहले जानेंगे, हमें पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, राइट? पता है तुम सबको कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड की जाती है? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? ये 3 पार्ट्स में केमिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस लिए होती है? आपको पता है, हमने मोल कंसेप्ट करा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर करा है, इसमें क्या करे हैं? न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स की हैं। तो जहां पर क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स की बात की जाती है, उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या किया? पीरियोडिसिटी, बेसिकली जहां पीरियोडिक टेबल की बात की जाए उसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन कंपाउंड्स बन चुके हैं। हमने इतने पढ़े नहीं है, और ऑब्वियसली इतना पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल, बट 2 मिलियन कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। ऑर्गेनिक, जिसके बारे में हमने पढ़ना है, ऑर्गेनिक क्या है? आई थिंक आप लोगों ने 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर भी पढ़ा होगा, है ना? वो ऑर्गेनिक के बारे में ही है, जहां पर हम सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अप्रोक्सीमेटली 18 मिलियन सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स, 18 मिलियन कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, 18 मिलियन डिस्कवर हो चुके हैं। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो, जो कंपाउंड्स एनिमल्स और प्लांट्स, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनकर आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनकर आते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यू कैन राइट लाइक compounds like urea,
sugar, oil, fats, proteins, vitamins, ये सारे क्या है? They are all isolated directly or indirectly from living organisms. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स या प्लांट से बनकर आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और जो केमिस्ट्री इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर डिपेंड करती है उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इतनी बात क्लियर बच्चों? तो लिख लो, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of these compounds are called organic chemistry. इसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है. इनऑर्गेनिक क्या होगा? जो नॉन लिविंग सोर्सेज से बनकर आएंगे, राइट? जो लिविंग से बनकर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो नॉन लिविंग से बनकर आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जैसे कि सॉल्ट, एलम, मार्बल, ये सब चीजें क्या है? नॉन लिविंग सोर्सेज हैं. तो जो कहां से आती है? रॉक्स एंड मिनरल्स से. तो आप कह सकते हो जो एनिमल्स एंड प्लांट से बनकर आते हैं दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो रॉक्स एंड मिनरल्स से बनकर आते हैं दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आल्सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है? अब हम ये बात बोले कि हम ये लिविंग और नॉन लिविंग की बात क्यों कर रहे हैं ना. देखो लाइफ में ना दो चीजें होती है. क्या होती है? एक लिविंग होती है ना, एक होती है नॉन लिविंग. ये दो ही चीजें हमें लाइफ के लिए डिपेंड करती है हमारी, लिविंग और नॉन लिविंग. अब हम में ऐसी क्या चीज है ना जिससे हम लिविंग है? इट मींस हम में कोई ऐसी फोर्स है, कहता है हम में कोई ऐसी क्या है, एक वाइटल फोर्स है जो नॉन लिविंग में नहीं है, और इस वाइटल फोर्स को ही वो हमें लिविंग बनाता है. तो बेसिकली अब हम ये वाइटल फोर्स की बात कर रहे हैं. ये वाइटल फोर्स कहां से आया? एक बंदा था, कौन? ब्रिजीलियस. ठीक है, ध्यान रखना है. ब्रिजीलियस. ब्रिजीलियस क्या है? स्वीडिश केमिस्ट था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज करी. बेसिकली ये कहना क्या चाहता है ब्रिजीलियस? पहली बात तो ब्रिजीलियस पहला ऐसा साइंटिस्ट है जिसने ऑर्गेनिक नेम पढ़ा और पढ़ाया, बताया कि ऑर्गेनिक जैसी भी कोई चीज होती है. तो ये हमें ब्रिजीलियस ने बताया. तो ब्रिजीलियस ये कहता है बेसिकली लैब में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिंथेसाइज करता है जिसमें क्या होती है? वाइटल फोर्स होती है. वाइटल फोर्स क्या है? बेसिकली कुछ मिस्टीरियस फोर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं. तो कहता है लैब में जाकर ना मैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही सिंथेसाइज कर सकता हूं जिससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे. अब यहां पर आता है बट जैसे कि थॉमसन का स्टूडेंट था रदरफोर्ड ने अपने टीचर को फेल कर दिया था कि नहीं आप जो ये बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो. सिमिलरली ब्रिजीलियस का एक स्टूडेंट था फ्रेडरिक होलर. उसने भी ब्रिजीलियस की इस वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? गलत कर दिया. वो कहता है कि लैब में जाकर मैं ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करके उन्हें ऑर्गेनिक बना सकता हूं. और जो उसने बनाया, एग्जाम्पल उसने लिया यूरिया का. उसने क्या किया? बेसिकली उसने पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया दैट इज अमोनियम साइनाइड. कहते उसको हीट करके उसने यूरिया बनाया, और यूरिया क्या है? एक
ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फ्रेडरिक होलर ने क्या किया, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया। तो यहाँ पर हमने क्यों पढ़ा, तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो इसकी ये वाइटल फोर्स की थ्योरी है ना, वो क्या हो गई, फेल हो गई। इसलिए अब वाइटल फोर्स की थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऑर्गेनिक के अंदर कि वाइटल फोर्स की कोई थ्योरी होती है। आपने सिर्फ क्या पढ़ा है, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, राइट। तो कार्बन ही क्यों पढ़ा है, क्योंकि इसी के बाद मॉडर्न डेफिनेशन आती है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो मॉडर्न डेफिनेशन में ही बताया गया कि जब वाइटल फोर्स थ्योरी का डाउनफॉल आ गया, कि वो थ्योरी फेल हो गई, उसी के बाद बताया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाती है, जिसमें हम हाइड्रोजन और साथ में कुछ एडिशनल एलिमेंट्स लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी, बट क्या होगा साथ में, कार्बन। सो दैट इज कॉल्ड योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन। क्लियर बच्चों यहाँ तक? Yes. ऑल ऑफ यू क्लियर? गुड। आज थोड़ी सी ना थ्योरी सी है, थोड़ा बोरिंग लगेगा, कल से ऑर्गेनिक बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ऑर्गेनिक में कोई भी थ्योरी नहीं है, टोटली आपका जस्ट ब्रेन चेक किया जाएगा कि आपको कितना समझ में आता है और आप कितना खूब चीजें कर रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनिक आपका ब्रेन डेवलप करती है, ठीक है। तो आगे क्या हमारे पास आता है इसके अंदर, अब जैसे कि हम किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं, तो वैसे ही हम कह रहे हैं यहाँ पर एबीसी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आफ्टर ऑल एबीसी है क्या ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर है क्या? बड़ा चैप्टर प्रॉपर्ली कल ही स्टार्ट होगा इसका, कि क्या है इस चीजों के अंदर, अभी आपको मैं बेसिक्स करवा रही हूँ। एबीसी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कहता है ए प्लस बी क्या देता है, सी। इतना तो हमें पता ही है कि ए प्लस बी क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट्स, एंड बी प्लस सी क्या है यहाँ पर, सी क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट। ओके, अब देखो ए क्या है, ए बेसिकली क्या है, ए इज योर सबस्ट्रेट, नाम आता है आपके केमिस्ट्री के अंदर सबस्ट्रेट। बी क्या है, रिएजेंट, एंड सी क्या है, प्रोडक्ट। अब देखो सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे ना। अब स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, कहता है एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा बैठा है और एक बंदा उस पर अटैक कर रहा है, ऐसा कुछ पढ़ेंगे हम चैप्टर में आगे जाके। तो बेसिकली सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट वो स्पीशी होती है बेटा on which attack takes place, और reagent वो स्पीशी है which does the attack, मतलब कि reagent अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, और सबस्ट्रेट वो मेन स्ट्रक्चर है जिस पे अटैक हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ कि रिएजेंट क्या है, जो अटैक करता है, और सबस्ट्रेट क्या है, जिस पर अटैक हो रहा है, जो मेन स्ट्रक्चर है उस पर अटैक हो रहा है। तो सब मैम, हाँ जी तेजस्वी बोलो बेटा। यस तेजस्वी, यस हेलो मैम, एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा। मैम जो ए एंड बी है, दोनों ही रिएजेंट होंगे? दोनों ही रिएजेंट होंगे? यस यस मैम। नहीं, दोनों रिएजेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ बेटा, ये दोनों रिएजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? देखो रिएजेंट कैसे होगा, आप ये देखो ना, यहाँ पे तो एक तो क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, और स्ट्रक्चर पे तो अटैक करेगा,
ये रिएजेंट अटैक करेगा, अटैक करने के बाद तभी तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनेगा। अगर दोनों ही रिएजेंट होंगे तो दोनों एक दूसरे पर अटैक करेंगे क्या? ठीक है ना? ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है ना, तो एक सबस्ट्रेट होना जरूरी है। ठीक है, अगर मुझे आप पे अटैक करना है तो आप पे क्या हो, एक मेन स्ट्रक्चर हो ना जिसपे आप पे अटैक होगा। तो एक सबस्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा हमारे पास, सबस्ट्रेट नहीं होगा हमारे पास, तो हम अटैक किसी पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेन क्या है, स्ट्रक्चर है, इसलिए सबस्ट्रेट भी होगा और रिएजेंट भी होगा। रिएजेंट वो होगा जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, और सबस्ट्रेट कौन है जिस पे अटैक हो रहा है। और अटैक करने के बाद, यहाँ पे होने के बाद जो एक नई फॉर्मेशन बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, सी। क्लियर? आई बात समझ बच्चों इतना? अभी हम आगे पढ़ेंगे रिएजेंट में क्या क्या पढ़ना है, सबस्ट्रेट में क्या क्या पढ़ना है हमें। देखो अब आगे क्या है मेरे पास, रिएजेंट। अब रिएजेंट क्या है, अभी बात तो कर ली मैंने कि रिएजेंट क्या है, अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर। रिएजेंट इज अटैकर, राइट? बट अब अगर मैंने किसी पे अटैक करना है तो पहले मैं अपने आप को देखूंगी ना कि मुझ में क्या है अटैक करने के लिए, मुझ में उतनी स्ट्रेंथ है कि मैं अटैक कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो वही रिएजेंट हुआ। तो सबसे पहले बात क्या आएगी, अ रिएजेंट इज जज्ड बाय, बच्चों जितना मैं करवा रही हूँ ना उतने के मैं नोट्स तुम्हें सेंड कर दूंगी। ठीक है, टेंशन मत करना कि मैं लिखवा नहीं रही हूँ, मैं नोट सेंड कर दूंगी। रिएजेंट इज जज्ड बाय, बेसिकली जैसे कि मैं रिएजेंट हूँ, मुझे अटैक करना है, तो मुझे जज करने के लिए पहले क्या देखना पड़ेगा कि पहले मेरे में स्ट्रेंथ, भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या वीक हूँ। ठीक है ना? अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं फटाफट से अटैक कर दूंगी उसके ऊपर, मुझे कुछ देखना नहीं पड़ेगा ना। अगर मैं वीक हूँ तो देखना पड़ेगा कि उसके आसपास बाउंसर्स तो नहीं है, उस स्ट्रक्चर के आसपास और बंदे तो नहीं है कि मैं अटैक करूं कि ना करूं। ठीक है, तो पहली बात क्या आती है, स्ट्रेंथ, कि वो रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। दूसरी बात आती है नेचर। अब केमिस्ट्री की बात में हम बात करें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें, तो नेचर क्या होती है रिएजेंट की, 3 टाइप्स की होती है बेटा, वो ध्यान रखना। कौन कौन सी? बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा जो मैं लिख रही हूँ, ये आपके +2 में बहुत यूज होते हैं, और +1 में कम है, +2 में बहुत यूज होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ये तीसरा यूज नहीं होता बट मैं बता रही हूँ, दैट इज एम्बीफाइल। ठीक है, तो एक रिएजेंट की नेचर जो होती है वो 3 तरीकों की होती है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड एम्बीफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हम थोड़ी सी यहाँ बात कर लेते हैं, बाकी बात इसकी हम चैप्टर के अंदर करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। देखो एक बात और ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। देखो आपने ना ये मानना है केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लाइक अ मनी। जैसे हमारी लाइफ में पैसा बहुत जरूरी चीज होती है एक, वैसे ही केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को एक मनी कहा जाता है, कि इलेक्ट्रॉन के बिना काम नहीं होता। तो वही बात न्यूक्लियोफाइल की बात आती है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। अब रिच का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है उसके पास बहुत ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो वो क्या कर सकता है, उसको डोनेट कर सकता है। आई बात समझ कि न्यूक्लियोफाइल वो फाइल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती, दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती है। दूसरी बात करी मैंने इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट स्पीशी, डेफिशिएंट मतलब बेटा कमी होना ना, कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार क्यों है उसको, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है, एंड न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है। यहां तक क्लियर? क्लियर बच्चों? अगर लगे कि मैं फास्ट करवा रही हूँ या स्लो करवा रही हूँ तो मुझे बता देना, वहीं पे रोक देना, आई कैन रिपीट ऑल्सो, ओके। अगली टर्म, हाँ जी हाँ बेटा। मैम ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में फिर डिफरेंस क्या होएगा मैम? इसमें भी मतलब ये भी एक इलेक्ट्रोलविंग होता है और वो भी इलेक्ट्रोफाइल भी, तो इसमें डिफरेंस नहीं, क्या होगा? कहाँ इलेक्ट्रॉन लविंग हुआ? इलेक्ट्रोफाइल हुआ इलेक्ट्रॉन लविंग, लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो क्या हुआ, न्यूक्लियस लविंग। और दूसरी बात तेजस्वी, अभी हमने बोला कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है इनके अंदर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास। इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल में हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्लियर? यस मैम। हमारी थर्ड टर्म आती है एम्प्लीफाइल। एम्प्लीफाइल क्या होता है? देखो, आप लोगों को पता होगा हमारी इस लाइफ में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यू कैन टेक एग्जांपल, कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कुछ बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों ही हाथों से लिख लेते हैं, है ना। वो बहुत रेयर स्पीशीज होते हैं कि जो लेफ्ट से भी लिख ले और जो राइट से भी लिख ले। जो दोनों हाथों से लिखते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफाइल। ऐसे अगर हम इंग्लिश में अगर हम जाने इस वर्ड को ना, मतलब कि जो दोनों हाथों से लिखते हैं उसे एम्प्लीफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या मतलब हुआ इसका, कि जो स्पीशी न्यूक्लियोफाइल भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है, दोनों ही शो करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफाइल। क्लियर? रिएजेंट की बात क्लियर? अब आगे बढ़े। अब आता है सबस्ट्रेट। ओके बेटा, अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, हमें पढ़ना है अभी इस चैप्टर के अंदर आगे जाकर। तो सबस्ट्रेट की बात करें, सबस्ट्रेट में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर माने तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक सो केमिकल बॉन्डिंग सभी ने करी है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन कर चुके हैं कि वो sp3 है, sp2 है या sp है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, और स्ट्रक्चर में दूसरी बात आती है आइसोमेरिज्म। ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो सबस्ट्रेट में पहली बात क्या आई, स्ट्रक्चर। दूसरी बात क्या आती है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिएक्टिविटी। क्या क्या फैक्टर्स हैं सबस्ट्रेट के अंदर जिन्हें हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट फैक्टर आता है इंडक्टिव इफेक्ट, जो हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर के अंदर। सेकंड इज रेजोनेंस, थर्ड इज मेसोमेरिक इफेक्ट, फोर्थ इज electromeric effect, fifth is hyperconjugation, sixth is aromaticity। तो ये चीजें हैं जो हमने
सबस्ट्रेट में इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, अभी तक जितना हम बात कर रहे हैं बेटा, हम यही बात कर रहे हैं कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। चैप्टर में हम कल डिटेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डोंट वरी कि ये मैम ने क्या क्या लिखवा दिया, ठीक है। ये हम सब कल से स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना वन बाय वन करके। आगे हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये चैप्टर का। इसमें हमने 3 इंटरमीडिएट्स पढ़ने होते हैं, कौन कौन से, कार्बोकेटायन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कार्ब एनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, ये सब हमने पढ़ना है। आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहली addition reaction, second is substitution reaction, third is elimination reaction, and fourth is rearrangement reaction। ये सब चीजें हम चैप्टर में आराम आराम से पढ़ेंगे। हमने ऑर्गेनिक में बहुत कुछ करना है, ठीक है। जहां जहां टफ लगेगा मुझे बार बार पूछते जाना, ठीक, बट टफ कुछ नहीं है इसके अंदर, अगर आप साथ साथ पढ़ोगे, ठीक है। ऑर्गेनिक ऐसी चीज है, एक तो लेक्चर कोई मिस मत करना प्लीज ऑर्गेनिक का, और साथ साथ पढ़ना होगा, ठीक। आज हम इतना ही करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके बच्चों। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा, मैं रिकॉर्ड लेक्चर सेंड कर दूं? हाँ जी अभी सेंड कर देती हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा।